हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आई लव आई कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा सीटेट हिंदी पेडागोजी, जिसमें 31 चैप्टर हैं। 31 चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो पहला चैप्टर है भाषा यानी लैंग्वेज। तो दोस्तों, इसको हम विस्तार से जानेंगे। वन लाइनर इसमें पढ़ाया जाएगा। तो भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं और बात करने में जो हम एक दूसरे से विचार करते हैं, विचार व्यक्त करते हैं, वो भाषा कहलाती है। केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इसके अन्य कुछ प्रकार हैं। तो पहला है दोस्तों, भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में, और भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में। तीसरा है भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में। और लिपि भाषा को लिखित रूप होता है, लिखित भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। दोस्तों, इसके बाद है भाषा के भेद या रूप। भाषा के 3 भेद हैं। पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। दोस्तों, नोट में इसको याद कर लीजिए कि लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर है भाषा अर्जन। तो इसकी हम परिभाषा देखेंगे कि मनुष्य में जन्मजात क्षमता मनुष्य को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। दोस्तों, मनुष्य में जन्मजात क्षमता होती है और भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा की सहज रूप में प्रयोग करना सीख जाता है। तो बिना किसी विशेष प्रयास के इसी को हम भाषा का अर्जन कहते हैं। इसके भी कुछ, जैसे पहला है स्वाभाविक प्रक्रिया, दूसरा है वातावरण का प्रभाव, सहज प्रक्रिया, अचेतन व अवचेतन प्रक्रिया, अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा, और अनौपचारिक प्रक्रिया। फिर इसके बाद है दोस्तों अगला टॉपिक है भाषा अर्जन किस वजह से होता है। अगला टॉपिक है भाषा अर्जन किस वजह से होता है। तो इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है। दोस्तों, हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें और अपने पर्यावरण से। जैसे हम उदाहरण में देखेंगे कि जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बात करते हैं। जैसे बच्चे को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर इत्यादि। तो दोस्तों, बच्चा जो है पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर वह भाषा को अर्जित करता है। तो भाषा अर्जन किस वजह से होता है, इसको हम डिटेल से पढ़ लिए। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों मातृभाषा क्या है। तो मातृभाषा किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप, अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। यानी किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप जब से वह बोलना शुरू कर देता है, अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा जो होती है मातृभाषा कहलाती है। इसकी यदि हम डिफिनेशन देखें, परिभाषा देखेंगे, तो भाषा अर्जन का एक ऐसी प्रक्रिया जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। स्कूल आने से पहले से ही वे मातृभाषा में अपनी बातचीत करने व समझने में सक्षम होता है। फिर दोस्तों, इसके बाद अगला टॉपिक है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा कि अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। अधिगम यानी हम मेहनत करके या कोशिश करके जो भी सीखते हैं वो अधिगम कहलाती है। तो अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, चेतन रूप से सीखी जाती है, नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती है, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है।
और इसके बारे में पढ़ेंगे कि अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से भी है। जो भाषा अधिगम है इसका संबंध दूसरी भाषा से भी है। चेतन प्रक्रिया होती है और प्रयासपूर्ण रहना पड़ेगा। औपचारिक माहौल चाहिए इसमें। और स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण और पुनर्बलन में सीखी जाती है। जो स्किनर हैं, स्किनर के द्वारा जो भाषा है अनुकरण और पुनर्बलन से सीखी जाती है। और वाइगोस्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। तो दोस्तों, यदि वाइगोस्की का संज्ञानात्मक भाषा का जो विकास है, तो इसके आज वीडियो नहीं देखे हैं तो CDP का वीडियो अपलोड है, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। फिर व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। दोस्तों, अगला टॉपिक है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या है। तो पहला पढ़ेंगे कि अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन जो है अवचेतन प्रक्रिया है और भाषा अधिगम जो है चेतन प्रक्रिया है। पहला अंतर हुआ। दूसरा स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो भाषा अर्जन है स्वाभाविक प्रक्रिया है और भाषा अधिगम जो है नियमबद्ध प्रक्रिया है। फिर भाषा अर्जन जो है अनौपचारिक प्रक्रिया है, भाषा अधिगम जो है औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन मातृभाषा होती है, भाषा अधिगम जो होती है दूसरी भाषा होती है, यानी बच्चा जाके स्कूल में सीखता है जो भाषा, वो दूसरी भाषा कहलाएगी। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों, अगला टॉपिक है भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है। भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे कि वातावरण का जो अंतर होता है वो वातावरण का होता है। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है, किसके माध्यम से, वातावरण के माध्यम से। फिर इसके बाद लक्ष्य भाषा जो टारगेट लैंग्वेज होती है, दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा होती है, इसे जो दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा होती है उसे हम टारगेट लैंग्वेज कहते हैं या लक्ष्य भाषा कहते हैं। फिर मातृभाषा यानी मदर टंगस भाषा का ये पहला रूप है और हमेशा अर्जित करते हैं। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन तैयार हुआ कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है। तो दोस्तों, पहला है स्वाभाविक, दूसरा है विचारणीय, तीसरा है निंदनीय और डी नंबर है अनुचित। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाभाविक, कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं और यह बात क्या होती है, स्वाभाविक होती है। फिर इसके बाद NCF भी कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो ताकि बच्चा स्वाभाविक और सरल प्रक्रिया से सीखेगा। NCF जो है वो कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर से बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो ताकि बच्चा स्वाभाविक और सरल प्रक्रिया से सीखेगा। फिर है बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा में, वो जैसे बोलता है बोलने दो। फिर मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है। जैसे जैसे वो मातृभाषा का प्रयोग करेगा तो जो दूसरी भाषा है या स्कूल की भाषा या क्षेत्रीय भाषा है उसका भी प्रभाव उस पर हो सकता है। जैसे सड़क को सरल बोलना, सड़क बोलना, यह एक स्वाभाविक बात है। फिर हम मातृभाषा या मदर टंगस और बहुभाषिका को स्वीकार करते हैं कक्षा में। जो हम मातृभाषा और बहुभाषिका है उसको हम कक्षा में स्वीकार करते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, अगला टॉपिक है भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप, तो इसके रूप कौन कौन से होते हैं। भाषा के पहला हो गया मातृभाषा। मातृभाषा यानी भाषा का पहला रूप, इसको हम पढ़ लिए कि जो घर में हम सीखते हैं या बच्चा जब बोलने का फर्स्ट में प्रयास करता है वो मातृभाषा में करता है। फिर इसके बाद है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज जो होती है यह कोई नहीं है, संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है।
तो राष्ट्रभाषा जो है दोस्तों कोई नहीं है, ये संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। जो हिंदी है वो भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, बताया गया है। और राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। भारत 1963 के OLA ऑफिशियल लैंग्वेज जो एक्ट के तहत आर्टिकल 343 फर्स्ट हिंदी भारत की राजभाषा है। बताया गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, यह एक राजभाषा है। मानक भाषा जो होती है शिक्षा व कार्यालयी प्रयोग की भाषा है। जो मानक भाषा होती है शिक्षा व कार्यालय में जो हम प्रयोग करते हैं जिस लैंग्वेज का, वो मानक भाषा होगा। फिर भाषा सीखने के चरण, अगला टॉपिक है भाषा सीखने के चरण। तो चरण कौन कौन सा है? पहले कूकना, कूइंग यानी कूकना, बच्चा कूकता है, अपने मन में बखलाता है, वो होता है 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक वो कूकता है। फिर बलबलाना वो 6 माह तक बलबलाता रहता है। और एक शब्द चरण यानी 1 वर्ड स्टेज, जो पहला शब्द बोलता है वो 1 साल में। फिर टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण 18 माह से 24 माह तक यानी 1.5 वर्ष से 2 वर्ष तक। और लंबे उच्चारण करता है 2 साल से 4 साल तक। तो ये भाषा सीखने के चरण आपको समझ में आ गए होंगे कि 6 सप्ताह तक तो वो कूकना कहलाता है। फिर 6 माह तक उसका बलबलाना कहलाता है। एक शब्द चरण यानी 1 साल लग जाते हैं उसको। टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण 18 माह से 24 माह यानी 1.5 वर्ष से 2 वर्ष। और लंबे उच्चारण के लिए 2 वर्ष से 4 वर्ष भी लग सकते हैं। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार, जो अगला टॉपिक है प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल में 3 शब्द, प्रोफेसर स्मिथ कहते हैं कि 1 साल में वो 3 शब्द बोल सकता है, 2 साल में 272 शब्द और 5 साल में 2072 शब्द। ये याद रखिए कि 1 साल में 3 शब्द, 2 साल में 272 शब्द और 5 साल में 2072 शब्द। दोस्तों इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा CTET में। जैसे यहाँ पढ़ाया जाता है वैसे ही वहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1 लाइन पढ़ाया जा रहा है। फिर दोस्तों इसके बाद अगला टॉपिक है भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। इसके बाद अगला टॉपिक है भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। तो इस विधि जो इसमें 7 विधि हैं, 7 विधि से इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी साल का आप पेपर उठा लीजिए CTET का, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन इसी से पूछा गया है। तो व्याकरण विधि, पहला है व्याकरण विधि, और दूसरा है व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरा प्रत्यक्ष विधि, चौथा है सम्मिश्रण विधि और संप्रेषण परक विधि, 5वां, 6वां है आगमन विधि, 7वां है निगमन विधि। दोस्तों इसमें 7 विधि हैं। 7 विधि को हम विस्तार से पढ़ेंगे और जो पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लास्ट में दिखाएंगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो पहले मेथड को हम कवर करेंगे व्याकरण विधि। तो व्याकरण विधि को हम विस्तार से पढ़ेंगे कि इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाता है। जो व्याकरण विधि होती है इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा को, जैसे स्कूल की भाषा हो गई, क्षेत्रीय भाषा हो गई, है ना, तो इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाता है या याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं, वो व्याकरण विधि हो गया। फिर इसके बाद है दोस्तों अगला मेथड है कि व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि क्या है? व्याकरण अनुवाद मेथड, तो यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और अन्य मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही। 19वीं सदी के अंत तक यह परंपरागत और मानक विधि के रूप में प्रचलित रही व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियां परस्पर संयोजित होती है, एक व्याकरण और एक अनुवाद। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना
तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने के ज़्यादा अवसर नहीं मिलते। वह बच्चा जो है इस मेथड में पढ़ भी लेगा और लिख भी लेगा, यानी पढ़ना भी सीख जाएगा, लिखना भी सीख जाएगा। पर जो बोलचाल की भाषा है यदि उसको बोलने के लिए कह जाए तो उस पर उसे अवसर नहीं मिलते हैं। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। फिर इसके बाद है दोस्तों तीसरा मेथड है प्रत्यक्ष मेथड। प्रत्यक्ष मेथड को आप कवर करेंगे कि व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ। फिर इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो प्रत्यक्ष विधि होती है, डायरेक्ट मेथड होती है, उसे मौखिक वार्तालाप मेथड भी कहते हैं। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। याद रखना कि इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा के मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा भी सिखाई जाती है। फिर इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। जो बच्चे को मातृभाषा आता है उस भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है। फिर इसके बाद चौथा मेथड है सम्मिश्रण विधि। सम्मिश्रण विधि है कि इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों को सम्मिलित करता है। यानी इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण करता है। और इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। तो इस सम्मिश्रण विधि में जो शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। फिर इसके बाद है पाँचवा मेथड है, पाँचवा संप्रेषण परक विधि। संप्रेषण परक विधि कम्युनिकेटिव मेथड जो है इसको भी विस्तार से देखेंगे कि प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है। फिर यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। तो दोस्तों प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को जब शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ और भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है और यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है, संप्रेषण के माध्यम से सीखी जाती है। आगमन विधि। फिर इसके बाद है आगमन विधि इंडक्टिव मेथड जो है कि उदाहरण से नियम की ओर, जो आगमन विधि है उदाहरण से नियम की ओर चलेंगे। याद रखना कि उदाहरण से नियम की ओर उसमें मेथड दिया जाता है कि कौन से मेथड का है। तो उदाहरण से नियम आगमन विधि का है। विशिष्ट से समान की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से समान की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि का है। याद रखिए आगमन विधि और निगमन विधि पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताया गया है, तो एक क्वेश्चन आगमन और निगमन से आएगा। तो उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से समान की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। उदाहरण से समझेंगे कि पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए बाद में परिभाषा बताना। पहले संज्ञा के उदाहरण देंगे और फिर बाद में परिभाषा बताएंगे। फिर इसके बाद है लास्ट मेथड है निगमन विधि। लास्ट मेथड है निगमन विधि। तो निगमन विधि को इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो निगमन विधि जो होती है नियम से उदाहरण की ओर उल्टा चलता है, उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि और नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि, ये कंफ्यूज करता है। और उसमें विशिष्ट से समान की ओर आगमन विधि और सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन विधि। और इसमें और बता दूं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि, अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन विधि। पहले परिभाषा बताना, फिर उसके उदाहरण व प्रश्न हल करवाना। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 10 टॉपिक कवर कर लिए हैं। 31 टॉपिक है, 20 मिनट में 10 टॉपिक कवर किए।
वन लाइन पढ़ाया गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दें। और कल हम देखेंगे, कल हम जो है तो 11 से लेके और 20 तक टॉपिक कवर करेंगे 3 दिन में। जो हिंदी पेडागोजी है वो समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा मैथ पेडागोजी। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।